गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टीसीए साइकिल। टीसीए साइकिल का फुल फॉर्म होता है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। अब देखो, इससे पहले के जो लेक्चर सीरीज थी वहां पर हमने क्या किया कि पायरुवेट कैसे बना, ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज मॉलिक्यूल से हमने पायरुवेट बनाया। यहाँ पर जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज से हमने पायरुवेट बनाया था। पायरुवेट से जो हमने पीडीएच एंजाइम पढ़ा हुआ था, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स, इसके थ्रू हमने एसिटाइल कोएंजाइम में बनाया। अब किस तरह से एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है वो टीसीए साइकिल में जाएगा और इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, उनको एनएडीएच और एफएडीएच2 कलेक्ट करेंगे और कैसे ये जो है वो ईटीएस में देंगे। तो आज के वीडियो में हमें डिस्कस करना है कि किस तरह से एसिटाइल कोएंजाइम ए को टीसीए साइकिल में ऑक्सीडाइज किया जाता है और जो एसिटाइल कोएंजाइम के पास में जो CO2 है उसको रिलीज कर दिया जाएगा और यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्सट्रैक्ट किए जाएंगे। तो टीसीए इज एन ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिक पाथवे। ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिक मतलब कि यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे। इन विच एसिटाइल कोएंजाइम इज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड इन CO2। इसमें एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है वो कंप्लीटली CO2 में ऑक्सीडाइज कर दिया जाएगा और NADH, FADH2 एंड ATP या GTP ये जनरेट किए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखो, वही चीज़ जो हमने डिस्कस किया, तो यहाँ तक की स्टेप हम आज, यहाँ तक का स्टेप हम पहले कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो हमारा टारगेट है वो इतने स्टेप का है। इसमें हमने क्या किया था, जो ये ग्लूकोज से एसिटाइल कोएंजाइम में बनाने वाला प्रोसेस है, हमने अभी इसको डिस्कस किया है। फ्यूचर में जो लेक्चर सीरीज आएगी उसमें हम लोग फैटी एसिड से कैसे एसिटाइल कोएंजाइम तक जा रहे हैं और किस तरह से अमीनो एसिड से हम एसिटाइल कोएंजाइम तक जा रहे हैं, इसको हम फ्यूचर में भी डिस्कस करेंगे। अभी हमने ग्लूकोज से एसिटाइल कोएंजाइम में बनाया है, ग्लूकोज से कैसे पायरुवेट बना ये हम डिस्कस कर चुके हैं। पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम में, एसिटाइल कोएंजाइम को आज हम टीसी साइकिल में ले जाएंगे और यहाँ से CO2 रिलीज करा देंगे, NADH और FADH2 और GTP या ATP रिलीज करेंगे। और इसके बाद का जो लेक्चर सीरीज आएगी उसमें हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी चेन, या फिर हम लोग बोलते हैं जिसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल की। तो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल होता है, इसे हम लोग क्रैब साइकिल बोलते हैं या फिर इसी का एक और नाम होता है जिसे सिट्रिक एसिड साइकिल बोलते हैं, क्योंकि इसका जो साइकिल का इंटरमीडिएट होता है वो सिट्रेट होता है। तो इंट्रोडक्शन जो इसका है, TCA is an oxidative metabolic pathway in which acetyl coenzyme is completely oxidized in CO2 with the generation of NADH, FADH2 and GTP। इसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इस साइकिल को चलाने का जो एम है वो होता है कि जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है सेल की उसको फुलफिल करना। कोई भी सेल है उसको अपना वर्क करने के लिए ATP की जरूरत पड़ेगी और वो एनर्जी कहाँ से आएगी, तो जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज किए गए हैं जिसको NADH और FADH2 ने अपने पास रखा हुआ है कुछ समय के लिए, वो आगे ETS में जाएंगे और ATP को प्रोड्यूस करेंगे। इन ह्यूमन मोर देन 90% ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट इज फुलफिल्ड बाय TCA साइकिल। जो ह्यूमंस होते हैं वहां पर जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है पूरी बॉडी की, वो 90% जो है वो कौन करता है, TCA साइकिल करती है। 10% जो है वो बाकी अदर मेटाबॉलिक पाथवे होते हैं वहां से उसको कंप्लीट किया जाता है। इसका एक फंक्शन और है, टू प्रोवाइड ए प्रिकर्सर फॉर बायोसिंथेटिक रिएक्शन। बहुत सी बायोसिंथेटिक रिएक्शन है जैसे अमाइनो एसिड सिंथेसिस है या अदर मेटाबॉलिक पाथवेज हैं, उनके लिए जो प्रिकर्सर हैं, प्रिकर्सर मतलब क्या होता है कि जिस तरह से हम गेहूं से आटा बनाते हैं ना, तो जो गेहूं है वो हमारा प्रिकर्सर है किसके लिए, आटे के लिए। ठीक है, उसी तरह से जो अदर बायोकेमिकल पाथवे हैं, बायोसिंथेटिक पाथवे हैं, जैसे अमाइनो एसिड के लिए प्रिकर्सर कहाँ से हमें मिल रहा है, TCA साइकिल से मिल रहा है। बात करते हैं इन लोकेशन की, तो इन यूकैरियोट्स TCA साइकिल एक्सक्लूसिवली ऑपरेट इन माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स। जो माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स होता है यूकैरियोट्स में, साइकिल वहां पर रन होती है। ऑल एंजाइम ऑफ TCA साइकिल आर फ्रीली प्रेजेंट इन मैट्रिक्स। जो TCA साइकिल के जो सारे एंजाइम होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मैट्रिक्स में फ्रीली प्रेजेंट होते हैं। केवल एक एंजाइम ऐसा है जिसका नाम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेनस होता है, ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है और इनर मेम्ब्रेन जो होती है वो हाईली फोल्डेड स्ट्रक्चर होती है और जो क्या बनाती है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, जिसे हम लोग नाम देते हैं क्रिस्टी। तो जो हमारा सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज है ये इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है और बाकी के जो सारे एंजाइम है ये इसका मैट्रिक्स है यहाँ पर फ्रीली प्रेजेंट होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया ये हो चुका है, माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। अब हम बात करते हैं प्रोकैरियोट्स की। तो प्रोकैरियोट्स में क्या होता है कि कोई भी सेल ऑर्गेनेल नहीं पाया जाता है,
वहां पर क्या होता है कि साइटोप्लाज्म ही है सेल के अंदर, तो वहां पर जो इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है प्रोकैरियोट्स में बैक्टीरिया की, वो फोल्ड होकर के हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर बनाती है। इससे हमने पहले लेक्चर में डिस्कस कर लिया है कि मिजोसोम क्या है। तो जो हमारा प्रोकैरियोट्स में जो टीसीए साइकिल रन होती है वो इस मिजोसोम के अंदर रन होती है। तो ये सेम ऐसा कंपार्टमेंट समझ लो जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर का एनवायरनमेंट है, वैसे इन्वायरमेंट यहाँ का भी है। तो प्रोकैरियोट्स में टीसीए साइकिल चलेगी मिजोसोम में, और यूकैरियोट्स में चलती है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। सारे एंजाइम साइटोप्लाज्म वो सॉरी मैट्रिक्स में फ्रीली प्रेजेंट होते हैं। केवल एक एंजाइम जिसका नाम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, वो प्रेजेंट होता है कहाँ पर, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में। अब एक पॉइंट ये समझ लो कि इन एरोबिक ऑर्गेनिज्म द सिट्रिक एसिड साइकिल इज एन एम्फीबोलिक पाथवे। अब एम्फीबोलिक का मतलब समझो जरा क्या होता है। एम्फीबोलिक मतलब होता है कैटाबॉलिक प्लस एनाबॉलिक। मतलब उसमें कुछ मॉलिक्यूल टूट भी रहे हैं और कुछ मॉलिक्यूल बन भी रहे हैं। तो जो एरोबिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब जो ऑक्सीजन का यूज करते हैं, उनमें क्या होता है कि एस्टाइल कोएंजाइम को तो हम ब्रेक करा रहे होते हैं, लेकिन जो एनाबॉलिक है वहां पर हम लोग न्यूक्लिक जो न्यूक्लियोटाइड और या फिर कहें हम जो अमाइनो एसिड है उसकी हम सिंथेसिस भी करा रहे होते हैं। तो इन एरोबिक ऑर्गेनिज्म द सिट्रिक एसिड साइकिल इज एन एम्फीबोलिक पाथवे, one that serve in both catabolic and anabolic processes. The cycle's anabolic role, oxaloacetate alpha ketoglutarate can be withdrawn from the cycle to serve as precursor for aspartate and glutamate by simple transamination through aspartate and glutamate. देखो होता क्या है कि जो ये टीसी साइकिल होती है उसमें क्या करते हैं, ऑक्जेलोएस्टेट और अल्फा कीटोग्लूटारेट को हम वहां से जो इसके मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट होते हैं उसको हम लोग निकाल लेते हैं और उससे हम लोग एस्पार्टेट और ग्लूटामेट अमाइनो एसिड को बनाते हैं। द कार्बन्स ऑफ ऑक्जेलोएस्टेट एंड अल्फा कीटोग्लूटारेट आर देन यूज्ड टू बिल्ड अदर अमाइनो एसिड एज वेल एज प्यूरिन एंड pyrimidine न्यूक्लियोटाइड। जो इसके कार्बन होते हैं ऑक्जेलोएस्टेट एंड अल्फा कीटोग्लूटारेट के, इनको हम लोग क्या करते हैं कि प्यूरिन और pyrimidine या फिर अदर अमाइनो एसिड की सिंथेसिस में भी हम यूज करते हैं। तो इस वजह से कहा गया है यहाँ पर कि जो एरोबिक ऑर्गेनिज्म होते हैं वहां पर टीसी साइकिल जो होती है वो कैसी होती है, एम्फीबॉलिक होती है। एम्फीबॉलिक यानी कि कैटाबॉलिज्म भी होगी और एनाबॉलिज्म भी होगी। अब जरा हम बात करते हैं कि साइकिल किस प्रकार रन होती है। तो जो सबसे पहले जो हमारी साइकिल जो है, ये समझ लो कि इसमें टोटल 8 स्टेप होते हैं। जिस तरह से ग्लाइकोलिसिस में हमारे पास 10 स्टेप थे, उसी तरह से यहाँ पर जो है टीसी साइकिल में जो टोटल स्टेप है वो उसका नंबर है कितना, 8। अब देखो क्या एक कंडीशन है कि जो 2 नंबर स्टेप है इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, 2A और 2B। लेकिन यहाँ पर क्या है कि दोनों रिएक्शन में एंजाइम एक ही यूज होता है। जब एंजाइम एक ही यूज हो रहा है तो उसको हम लोग स्टेप एक ही काउंट करेंगे, ना कि 2 स्टेप काउंट करेंगे। तो बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो यहाँ पर दो दो स्टेप काउंट कर लेते हैं, लेकिन 2 नहीं है, ये एक ही स्टेप है, उसमें एंजाइम एक ही यूज हो रहा है, इसलिए उसको एक ही नाम देंगे। जैसे यहाँ एकोनिटेज यूज हो रहा है और यहाँ भी एकोनिटेज यूज हो रहा है, तो ये दोनों एक ही एंजाइम वर्क कर रहे हैं इन स्टेप में, इसलिए एक ही स्टेप है। दूसरी कंडीशन ये समझ लो कि जो यहाँ पर एस्टाइल कोएंजाइम ए को हम लोग सबस्ट्रेट की तरह यूज करेंगे, और जो सिट्रेट है ये सिट्रेट सिंथेज, ये है हमारा एंजाइम। सिट्रेट सिंथेज हमारा एंजाइम है, एस्टाइल कोएंजाइम ए जो है ये सबस्ट्रेट है। तो सिट्रेट सिंथेज क्या करता है, ऑक्जेलो एसीटेट को यूज करके और एस्टाइल कोएंजाइम ए को उसके ऊपर लगा देता है। इसमें क्या होगा, जब एस्टेट लगेगा तो यहाँ से जो कोएंजाइम ए होता है ये रिलीज हो जाता है और इसमें एक वाटर मॉलिक्यूल कंज्यूम किया जाएगा। इस रिएक्शन को हम लोग नाम देते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। मिथाइल ग्रुप ऑफ एस्टाइल कोएंजाइम ए कन्वर्टेड टू मिथाइलिन इन सिट्रेट। जो मिथाइल ग्रुप होता है एस्टाइल कोएंजाइम ए का, वो मिथाइलिन में कन्वर्ट हो जाता है जो सिट्रेट मॉलिक्यूल है वहां पर। तो अब ऐसे ये समझ लो कि जो यहाँ पर जो एस्टाइल कोएंजाइम में था वो हमारा ये यहाँ पर कलर कंडीशन में ये है। तो फर्स्ट स्टेप जो है वो कौन कंडक्ट करा रहा है, सिट्रेट सिंथेज। सिट्रेट सिंथेज ने क्या किया, ऑक्जेलो एस्टेट पर एस्टाइल कोएंजाइम को कंडेंस करा दिया और रिएक्शन को नाम दिया हमने एल्डोल कंडेंसेशन। दूसरा स्टेप है हमारा डिहाइड्रेशन बोले या फिर रिहाइड्रेशन। देखो डिहाइड्रेशन ऑब्लिक रिहाइड्रेशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल निकला है, तो बॉडी से जब पानी निकल जाता है तो उस कंडीशन को नाम देते हैं डिहाइड्रेशन। जैसे अभी गर्मियां आने वाली हैं, मई जून का महीना स्टार्ट हो गया है, कल से हो जाएगा। तो क्या होता है कि बहुत से लोग हैं जिनकी बॉडी में वाटर की कमी हो जाती है, तो उन्हें ग्लूकोज की बोतल चढ़ाई जाती है। तो डॉक्टर के पास वो जाएंगे तो वो कहेगा इंग्लिश में
और वो पेशेंट को डिहाइड्रेशन हो गया। तो डिहाइड्रेशन मतलब क्या होता है, उसकी बॉडी से जो पानी जो है वो कमी हो गई या निकल गया है। वहीं दूसरी कंडीशन है कि रिहाइड्रेशन। इसको देखो, इस स्टेप में क्या किया गया, वाटर मॉलिक्यूल दे दिया है, तो ये कंडीशन है हमारी कैसी, रिहाइड्रेशन, यानी कि इसको वाटर वापस दे दिया गया। तो जब वाटर निकले तो डिहाइड्रेशन, और वाटर दे दिया जाए तो रिहाइड्रेशन। तो सेकंड स्टेप जो है हमारा कैसा है, डिहाइड्रेशन ऑब्लिक रिहाइड्रेशन। OH ग्रुप ऑफ सिट्रेट रिपोजिशन इन आइसोसिट्रेट, विच स्टेप इज डिकार्बोक्सिलेशन इन नेक्स्ट स्टेप। देखो यहाँ पर क्या होगा कि रिपोजिशन किया जाएगा, जो ये ग्रुप है इनकी, जो OH ग्रुप है ये, इसकी रिपोजिशनिंग कर दी जाएगी। तो जो स्ट्रक्चर हमारा बनता है यहाँ पर, जो एंजाइम यूज होगा उसका नाम है एकोनिटेज, और जो स्ट्रक्चर बनेगा उसे हम लोग नाम देते हैं सिस एकोनिटेज। सिस एकोनिटेज क्या करेगा, जो यहाँ पर डिहाइड्रेशन कराया था पहले, जो सिस एकोनिटेज हमारा सब जो प्रोडक्ट बना है वो है, यहाँ पर एकोनिटेज यूज किया, सिट्रेट इसका सबस्ट्रेट था, सिट्रेट को एकोनिटेज एंजाइम यूज करके कन्वर्ट कर दिया गया किसमें, सिस एकोनिटेज में। नेक्स्ट स्टेप में यही एंजाइम फिर से वर्क करेगा और क्या करेगा, सिस एकोनिटेज को कन्वर्ट कर देगा आइसो सिट्रेट में। तो जो हमारा एकोनिटेज जो है इसने कन्वर्ट कर दिया सिट्रेट को फाइनली किसमें, आइसोसिट्रेट में। आइसोसिट्रेट जो है वो यहाँ पर ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होगा। ऑक्सीडेटिव मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और डीकार्बोक्सिलेशन क्या मतलब, CO2 निकलेगा। तो जो आइसोसिट्रेट है ये जाएगा ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन में, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, उसको रिसीव करेगा NAD+, और वो कन्वर्ट हो जाएगा NADH में, और जो CO2 जो है, कार्बन जो है वो CO2 फॉर्म में रिलीज हो जाएंगे। तो यहाँ तक कि जरा आप नोटिस करो कि ऑक्जेलो एस्टेट होता है हमारा 4 कार्बन का, एस्टेल कोएंजाइम होता है हमारा 2 कार्बन का, सिट्रेट है हमारा कितने कार्बन का, 6 का, और सिस एकोनिटेज हमारा 6 कार्बन का, और जो आइसोसिट्रेट था ये भी हमारा कितने कार्बन का है, 6 कार्बन का है। अब यहाँ से एक CO2 निकल गया, तो हमारा जो अगला सबस्ट्रेट बनेगा उसका नाम है अल्फा कीटो ग्लूटारेट। अल्फा कीटो ग्लूटारेट में कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, गिनो जरा, 1 2 3 4, और ये हो गया 5। तो इस तरह से आइसोसिट्रेट 6 कार्बन का था, वहां से एक CO2 फॉर्म में कार्बन निकल गया, एंजाइम यूज किया हमने आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। एंजाइम कौन सा यूज किया, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। प्रोसेस है हमारा ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, यहाँ से इलेक्ट्रॉन भी निकल रहा है और CO2 भी निकल रहा है, और जो हमारा सब जो प्रोडक्ट बनेगा उसका नाम है अल्फा कीटो ग्लूटारेट, जो कि एक 5 कार्बन कंपाउंड है। इसके बाद फिर से एक ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होगा, यानी कि फिर से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, उसको एक्सेप्ट करेगा NAD+, और कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, NADH में। और यहाँ पर एक कोएंजाइम A दिया जाएगा और एक CO2 निकलेगी, तो यहाँ पे 5 कार्बन था, एक CO2 निकल जाएगी, तो जो अगला हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो हमारा कितने कार्बन का होगा, 4 कार्बन का। और यहाँ पे हमने कोएंजाइम A यूज किया है, जो क्या करेंगे, जो सबस्ट्रेट बनेगा उसके जो प्रोडक्ट बनेगा उसके ऊपर लगा दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा जो प्रोडक्ट बना है उसको हमने नाम दे दिया सक्सिनाइल कोएंजाइम A। एंजाइम यूज किया उसका नाम है अल्फा कीटो ग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स। देखो ऐसे समझो, जैसे यहाँ पे आइसोसिट्रेट का हमने क्या किया, डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम किया, यानी डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन यूज हुई, तो इसको हमने नाम दे दिया आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेस। वहीं जब हमने अल्फा कीटो ग्लूटारेट से इलेक्ट्रॉन निकाला तो उसे हमने नाम दिया अल्फा कीटो ग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स। तो जो हमारा प्रोडक्ट बन गया उसका नाम है सक्सिनाइल कोएंजाइम A। अब देखो यहाँ पर जो एंजाइम यूज करेंगे उसका नाम है सक्सिनाइल कोएंजाइम सिंथेटेज। ये क्या करेगा, GTP या ADP बोले, GDP या ATP बोले, उस पर एक फॉस्फेट इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यूज करेगा और उसको कन्वर्ट कर देगा GTP में या फिर ATP में। अब ये समझ लो कि कब GTP बनेगा और कब ATP बनेगा। तो एनिमल सेल होती है, उसमें 2 आइसोजाइम होते हैं, किसके, सक्सिनाइल कोएंजाइम सिंथेटेज के। जो सक्सिनाइल कोएंजाइम सिंथेटेज ये एंजाइम यूज हो रहा है, इसके 2 आइसोजाइम है एनिमल सेल में। एक जो होता है वो स्पेसिफिक होता है ADP के लिए, और जो दूसरा स्पेसिफिक होता है GDP के लिए। जब एक तरह का यूज होगा तो हमारा ADP बनेगा, ATP बनेगा, और जब दूसरी तरह का यूज होगा तो हमारा क्या बनेगा, GTP बनेगा। अब इसके बाद में क्या हुआ, जब हमने यहाँ पे सक्सिनाइल कोएंजाइम सिंथेटेज यूज किया तो जो हमारा जो प्रोडक्ट बना उसका नाम है सक्सिनेट, और जो यहाँ पे हमने कोएंजाइम में लगाया हुआ था ये कोएंजाइम यहाँ से क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। अब सक्सिनेट जो बन गया है, अब जो हमारा अगला एंजाइम फिर से यूज होगा उसका नाम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। डिहाइड्रोजिनेज यूज हो रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन फिर से रिलीज होंगे, तो ये हमारे का जो वो रिएक्शन है डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन है। इससे पहले जो हमारी रिएक्शन हो रही थी वो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन थी,
ठीक है। अब हमारी कैसी है, केवल डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन है। तो इसमें क्या होगा कि जो हमारा सक्सिनेट था वो एक इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, उसको एक्सेप्ट करेगा FADH, और ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, FADH2 में। FADH इलेक्ट्रॉन लेगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, FADH2 में। और सक्सिनेट जो है वो विद द हेल्प ऑफ सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस कन्वर्ट हो जाएगा फ्यूमरेट में। फ्यूमरेट जो है सब प्रोडक्ट जो हमारा बना है, ये क्या करेगा, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम जिसका नाम है क्या, फ्यूमरेज, एक वाटर मॉलिक्यूल को एक्सेप्ट करेगा। ये जब वाटर मॉलिक्यूल को ले रहा है तो ये कैसी रिएक्शन हो गई, हाइड्रेशन रिएक्शन। और फ्यूमरेट जो है विद द हेल्प ऑफ फ्यूमरेज वाटर मॉलिक्यूल को एक्सेप्ट करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, मैलेट में। मैलेट जो हमारा बना प्रोडक्ट, ये क्या करेगा, अगला एंजाइम जो है उसका नाम है मैलेट डिहाइड्रोजनेस। डिहाइड्रोजनेस है यानी कि फिर से इलेक्ट्रॉन रिलीज होने वाले हैं। तो मैलेट जो है विद द हेल्प ऑफ मैलेट डिहाइड्रोजनेस कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्जेलो एस्टेट में, और इस तरह से यहाँ पर फिर से इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे जिसको एक्सेप्ट करेगा NAD+ और कन्वर्ट हो जाएगा NADH में। इस तरह से इस पूरे पाथवे में अगर हम ध्यान दें तो हमने 3 मॉलिक्यूल NADH रिलीज किया, और एक FADH2 का मॉलिक्यूल रिलीज किया, और एक हमने ATP या फिर हम बोले GTP ये हमने रिलीज किया, और CO2 के हमने 2 मॉलिक्यूल या बोले 2 कार्बन डाइऑक्साइड हमने रिलीज करा दिया। तो यानी कि जो एस्टाइल कोएंजाइम में हमने 2 कार्बन का लिया था, उसके जो कार्बन थे उसको हमने CO2 के फॉर्म में पूरे पाथवे में रिलीज करा दिए। जहां से हम चले थे हम वहां पर वापस आ गए, यानी कि 4 कार्बन का ऑक्जेलो एस्टेट हम लेकर चले थे और हम वापस 4 कार्बन के ऑक्जेलो एस्टेट पर आ गए। इसी वजह से हम इसको नाम देते हैं साइकिल। साइकिल मतलब होता है जहां से चले आप वहीं पर वापस आ जाए, तो उसको हम लोग साइकिल बोलते हैं। सिट्रिक एसिड इस वजह से बोल रहे थे क्योंकि यहाँ पर जो हमारा पहला जो प्रोडक्ट बना था वो था हमारा सिट्रेट। तो एट मतलब जब हम एसिड हटाएं तो हम 8 लगाते हैं, तो सिट्रिक एसिड बोले या सिट्रेट बोले बात हमारी एक ही है। तो ये हमने देखा कि किस तरह से जो TCA साइकिल है या सिट्रिक एसिड साइकिल है वो रन हो रही है, और इसमें हमें क्या क्या मिल रहा है और क्या क्या निकल रहा है। अब हम बात करते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ 1 टर्न ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल, मतलब एक TCA साइकिल जब चली तो हमने क्या क्या दिया और हमें क्या मिला। तो जब साइकिल हमने रन किया तो हमने 2 कार्बन का एस्टाइल कोएंजाइम में दिया। हमें आइसोसिट्रेट से जब हमने अल्फा कीटो ग्लूटारेट बनाया तो एक NADH हमें यहां मिला, एक CO2 यहां पर निकल गया। वहीं जब हमने अल्फा कीटो ग्लूटारेट से सक्सिनाइल कोएंजाइम में बनाया तो एक NADH हमें यहाँ मिला और एक CO2 और निकल गया, यानी कि अभी तक हमने जो एस्टाइल कोएंजाइम में जो आया है उसके 2 कार्बन जो है वो हमने रिलीज करा दिए हैं। ठीक है, यानी कि 4 कार्बन पर हमने 2 कार्बन सेट किए थे, एस्टाइल कोएंजाइम में सेट किया, और 2 CO2 हमने रिलीज करा लिए। अब एक पॉइंट और है इसमें, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे कि ये देखना है कि जो ये CO2 जो रिलीज हुए हैं क्या ये एस्टाइल कोएंजाइम में के ही थे या ऑक्जेलो एस्टेट के थे। तो आपको बता दें कि इसका जो एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है उसको हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो आप अब इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि ये CO2 जो है वो एस्टाइल कोएंजाइम में के हैं या ऑक्जेलो एस्टेट के। अब इतना समझ लीजिए कि जो 6 कार्बन का कंपाउंड बना इसमें से हमने 2 कार्बन रिलीज करा दिए हैं, वो ऑक्जेलो एस्टेट के भी हो सकते हैं और एस्टाइल कोएंजाइम ए के भी हो सकते हैं। तो वो कैसे है वो हम अभी आगे डिस्कस कर लेंगे। तो अभी हमें क्या फोकस करना है कि हमने क्या क्या मिला है इस रिएक्शन में। तो हमें अभी तक 2 NADH मिल गए हैं और 2 CO2 के फॉर्म में हमने कार्बन रिलीज करा दिए हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमने सक्सिनाइल कोएंजाइम A से सक्सिनेट बनाएंगे तो हमें एक GTP मिलेगा। सक्सिनेट से जब हम फ्यूमरेट बनाएंगे तो हमें एक FADH2 मिलेगा, और फ्यूमरेट से मैलेट, और मैलेट से जब हम ऑक्जेलो एस्टेट बनाएंगे तो हमें एक NADH मिलेगा। इस तरह से हमने टोटल 3 NADH बनाए हैं पूरे पाथवे में, और एक FADH2 बनाया है, और 2 CO2 इन फॉर्म ऑफ कार्बन हमने निकाल दिए हैं, और एक हमें GTP या ATP का फायदा हुआ है। अब देखो इस रिएक्शन में यह है कि यहाँ पर सारी रिएक्शन लीनियर दिखा दी गई है, मतलब यूनिडायरेक्शनल एरो लगाया गया है। लेकिन हमें एक चीज याद रखनी है कि इसमें कौन कौन से एंजाइम जो है वो रिवर्सिबल हैं और कौन कौन से एंजाइम जो है वो इरिवर्सिबल हैं। तो जो हमारा पहला एंजाइम है सिट्रेट सिंथेस वाला, ये कैसा है, इरिवर्सिबल है, यानी कि ऑक्जेलो एस्टेट से हम सिट्रेट बना सकते हैं, लेकिन सिट्रेट से हम वापस चाहें कि वापस जाकर ऑक्जेलो एस्टेट बना दे तो हम नहीं बना पाएंगे। दूसरा हमारा समझो कि जो हमने आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटो ग्लूटारेट बनाया था, ये हमारा कैसा एंजाइम है, इरिवर्सिबल एंजाइम है। उसके बाद जो मैंने अल्फा कीटो ग्लूटारेट से सक्सिनाइल कोएंजाइम में बनाया था, ये भी हमारा एंजाइम कैसा है, इरिवर्सिबल है। यानी कि हमारा टोटल 8 स्टेप रिएक्शन है। 8 स्टेप रिएक्शन में 3 हमारे जो है वो इरिवर्सिबल एंजाइम है, बाकी के एंजाइम कैसे हैं, रिवर्सिबल है। अब हम जरा यहाँ पे नोट में एक पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो
ऑक्सीडेशन ऑफ वन एसिटाइल कोएंजाइम इन टीसीएस साइकिल प्रोड्यूस, जो हम डिस्कस कर रहे हैं पीछे, 3 NADH मिलेगा, एक FADH2 मिलेगा एंड 1 GTP या फिर हम बोले ATP मिलेगा, और 2 CO2 इन फॉर्म ऑफ 2 कार्बन इन फॉर्म ऑफ CO2 रिलीज हो जाएंगे। अब हम जब इसको जो NADH मिला है इसको जब हम ETS पाथवे में ले जाएंगे तो वहां पर डिस्कस करेंगे कि जो ATP इससे कैसे बनाई जा रही है, और जो FADH2 है उसको भी हम डिस्कस करेंगे कि कैसे ATP बनाई जा रही है। तो अभी बेसिक से ये समझ लेते हैं कि 3 ATP हमें NADH से मिलेंगे और 2 FADH2 से हमें ATP मिलेंगे। तो इस तरह से जो हमें टोटल ATP मिल रहा है वो हमें कितना मिल रहा है TCA साइकिल से, 12 मिल रहा है। रिएक्शन ऑफ TCA साइकिल, तो इसमें हमने 2 हाइड्रेशन रिएक्शन पढ़ी। 2 हाइड्रेशन देखो कहाँ पर, यानी कि वाटर कहाँ कहाँ पर दिया, तो ये पाथवे था, तो यहाँ पर हमने एक वाटर मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ पर दिया हुआ है और एक वाटर मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ पर दिया हुआ है। तो एक हाइड्रेशन रिएक्शन ये हो गई और दूसरी हाइड्रेशन रिएक्शन ये हो गई। तो हमने कितनी हाइड्रेशन रिएक्शन पढ़ी, 2। एक वाटर मॉलिक्यूल ये है दूसरा, और एक हमारा कहाँ पर है, ये है। तो 2 हाइड्रेशन रिएक्शन है इस पूरे TCA साइकिल में। दूसरा हम देखें जरा, 4 ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ऑक्सीडेशन मतलब 4 स्टेप ऐसे हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, रिलीज हो रहे हैं। तो आउट ऑफ 2 रिएक्शन आर ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन। टोटल 4 रिएक्शन है, 4 रिएक्शन में से 2 ऐसी रिएक्शन है जहां पर क्या निकलेगा, CO2 निकलेगा। डिकार्बोक्सिलेशन मतलब CO2 निकल रहा है। तो जरा समझ लो 4 रिएक्शन कौन कौन सी थी जहां पर वो ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी कि ये कंडीशन है। ऑक्सीडेटिव रिएक्शन कौन कौन सी है, 4। तो पहली हमारी रिएक्शन है आइसोसिट्रेट से जब हम बना रहे हैं अल्फा कीटो ग्लूटारेट। दूसरा है हमारा अल्फा कीटो ग्लूटारेट से हमने बनाया सक्सिनाइल कोएंजाइम है। ये जो 2 रिएक्शन है ये ऑक्सीडेटिव तो है ही, इसके साथ साथ ये कैसी रिएक्शन है, डीकार्बोक्सिलेशन है। अब 2 रिएक्शन ऐसी हैं जिसमें डीकार्बोक्सिलेशन नहीं हो रहा है, वो केवल कैसी हैं, ऑक्सीडेटिव है। कौन कौन सी, सक्सिनेट से जब हम बना रहे हैं फ्यूमरेट, और दूसरा है हमारा जब हम मैलेट से बना रहे हैं ऑक्जेलो एसिटेट। तो 4 रिएक्शन है, 4 में से चारों की चारों कैसी हैं, ये ऑक्सीडेटिव रिएक्शन है। इसमें 2 रिएक्शन ऐसी हैं जिसमें डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है। तो आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज वाला जो स्टेप है ये डीकार्बोक्सिलेशन वाला है, और दूसरा अल्फा कीटो ग्लूटारेट डिहाइड्रोजनेज वाला स्टेप है, ये भी कैसा है, डीकार्बोक्सिलेशन स्टेप है। तो ये पॉइंट हो गया हमारा। 4 टोटल रिएक्शन है जिसमें से 2 ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है और 2 रिएक्शन ऐसी जिसमें केवल ऑक्सीडेशन हो रहा है। एक स्टेप ऐसा है जिसमें सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हो रहा है, वो हमारा ये स्टेप है जहां पर हम लोग बना रहे हैं सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से सक्सिनेट। इसमें हमें सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन मिल रहा है, यानी कि सबस्ट्रेट जब प्रोडक्ट बन रहा है तो हमें एक ATP या GTP का फायदा हो रहा है। नोट में जरा ध्यान देते हैं, तो सक्सिनाइल कोएंजाइम is the high energy intermediate of TCA cycle that has high phosphorus transfer potential than ATP due to the presence of a high thiol ester bond। जो सक्सिनाइल कोएंजाइम ए होता है उसके पास में थियो ईस्टर बॉन्ड होता है, जिसकी वजह से इसकी क्या है, फास्फोरिल ट्रांसफर पोटेंशियल जो है वो ATP से ज़्यादा होती है। फास्फोरिल ट्रांसफर पोटेंशियल क्या है वो हम डिस्कस कर रहे हैं, जो हमने पहला इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर डिस्कस किया है उसमें मेटाबॉलिज्म के। फिर भी लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि जब जो एनर्जी डोनेशन की कैपेसिटी जो है वो ज़्यादा होती है जिस मॉलिक्यूल की, उसे हम लोग फास्फोरिल ट्रांसफर पोटेंशियल बोलते हैं। जैसे जो सक्सिनाइल कोएंजाइम ए है यहाँ पर उसकी फास्फोरिल ट्रांसफर पोटेंशियल ज़्यादा है। तो 1 TCA साइकिल एक्सट्रैक्ट 8 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 1 एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो एक TCA साइकिल में अगर पूछा जाए आपसे कि टोटल कितने इलेक्ट्रॉन एक्सट्रैक्ट किए, तो हमने इलेक्ट्रॉन एक्सट्रैक्ट किए हैं 8। 3 NADH, यानी कि एक NADH के पास में एक हाइड्राइड आयन और एक हाइड्राइड आयन में 2 इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है। तो इस तरह से 2 × 3 करें तो ये हमारा हो गया कितना, 6। और एक FADH2 यानी कि इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 यहाँ हो गए, तो 6 और 2 कितना हो गया, 8। तो इस तरह से हमने एक TCA साइकिल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन एक्सट्रैक्ट किए, 8। अब हम बात करते हैं रेगुलेशन ऑफ TCA साइकिल। तो TCA साइकिल रेगुलेशन डिपेंड ऑन दी 3 कंडीशन पर, कि TCA का जो सबस्ट्रेट है वो है हमारा क्या, एसिटाइल कोएंजाइम ए। इसकी अवेलेबिलिटी क्या है, अगर ये ज़्यादा प्रेजेंट होगा तो रिएक्शन तेज चलेगी, अगर कम होगा तो जब सबस्ट्रेट ही नहीं मिलेगा तो कहाँ एसिटेट सिंथेसिस काम कर पाएगा। तो पहला हमारा कि सबस्ट्रेट अवेलेबल कितना है। दूसरा प्रोडक्ट इनहिबिशन, जो प्रोडक्ट बन रहा है वो अपने सबस्ट्रेट को, अगर वो जो अपना एंजाइम है उसको इनहिबिट कर देगा
तो रिएक्शन क्या होगा, रुक जाएगा। दूसरा है, तीसरा है हमारा फीडबैक इनहिबिशन। फीडबैक इनहिबिशन मतलब ये जैसे पूरी साइकिल रन हो रही थी, तो यहां से कोई एंजाइम जाए और इससे पहले वाले रिएक्शन को क्या करे, इनहिबिट करा दे, तो इस कंडीशन को हम लोग नाम देते हैं फीडबैक इनहिबिशन। तो टोटल 3 है, सबस्ट्रेट की अवेलेबिलिटी क्या है, प्रोडक्ट इनहिबिशन और फीडबैक इनहिबिशन। एक एक करके हम इन सबको डिस्कस करेंगे। तो द रेगुलेटरी एंजाइम ऑफ टीसीए साइकिल, तो जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया है ग्लाइकोलिसिस वाले पाथवे में, कि वो एंजाइम जो इरिवर्सिबल होते हैं, यानी कि सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट तो बन गया लेकिन प्रोडक्ट से वापस हम सबस्ट्रेट नहीं बना पाएंगे, यानी कि कैसे होने चाहिए, वो इरिवर्सिबल होने चाहिए, एक ही डायरेक्शन में रिएक्शन कंडक्ट कराते हैं, वो हमारे रेगुलेटरी एंजाइम होते हैं। तो यहाँ पर 3 एंजाइम हमने डिस्कस किए थे। पहला वाला सिट्रेट सिंथेस और आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज, अल्फा कीटो ग्लूटारेट डिहाइड्रोजनेज, ये तीनों एंजाइम कैसे थे, इरिवर्सिबल थे, यानी कि यूनिडायरेक्शनल रिएक्शन में वर्क कर रहे थे। ये सिट्रेट सिंथेस, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज और अल्फा कीटो ग्लूटारेट डिहाइड्रोजनेज, ये तीनों एंजाइम इरिवर्सिबल थे। तो इन तीनों एंजाइम का हमें रेगुलेशन देखना है कि कैसे रेगुलेट हो रहे हैं। तो ऑल दीज आर एलोस्टेरिक एंजाइम एंड देयर एक्टिविटी इज रेगुलेटेड बाय ए पॉजिटिव एंड नेगेटिव मॉड्यूलेटर। तो कुछ जो मॉलिक्यूल हैं वो इनकी एक्टिविटी को बढ़ाएंगे, जो मॉलिक्यूल इनकी एक्टिविटी को बढ़ा रहे हैं उन्हें हमने नाम दे दिया क्या, पॉजिटिव मॉड्यूलेटर, और जो मॉलिक्यूल इनकी एक्टिविटी को सप्रेस करेंगे उन्हें हम लोग नाम दे देंगे क्या, निगेटिव मॉड्यूलेटर। तो बात करते हैं सबसे पहले हम सिट्रेट सिंथेस की। तो सिट्रेट सिंथेस का पहले हम पॉजिटिव मॉड्यूलेटर देखेंगे कि कौन कौन इसकी एक्टिविटी को बढ़ाता है, फिर हम देखेंगे निगेटिव मॉड्यूलेटर यानी कि कौन कौन इसकी एक्टिविटी को सप्रेस करता है। तो विच इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, उसे हमने नाम दिया क्या, पॉजिटिव मॉड्यूलेटर। जो इसकी एक्टिविटी को बढ़ाए वो हो गए क्या, पॉजिटिव मॉड्यूलेटर। तो हाई कंसंट्रेशन ऑफ एएमपी एंड एनएडी प्लस इन्फ्लुएंस रेट ऑफ टीसीए बाय एक्टिवेटिंग सिट्रेट सिंथेस। तो जो एएमपी और एनएडी प्लस का जो हाई लेवल है, यानी कि एनएडी प्लस का हाई लेवल है, यानी कि एनएडीएच का लेवल क्या होगा, कम होगा। एएमपी का हाई लेवल है यानी कि एटीपी का लेवल क्या होगा, कम होगा। और ये दोनों लेवल कम होने का मतलब है कि सेल का टोटल एनर्जी स्टेटस क्या है, कम है। तो हमें एनर्जी ज़्यादा चाहिए, तो एनर्जी तो तभी मिलेगी जब टीसी साइकिल से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो एटीएस में जाएंगे। तो यानी कि हमें साइकिल की जो स्पीड है उसको क्या करना होगा, बढ़ाना होगा। तो जो हमारा सबसे पहला एंजाइम था उसकी स्पीड को बढ़ाता है कौन, इंक्रीज कर देता है हमारा एएमपी एंड एनएडी प्लस। एएमपी एंड एनएडी प्लस आर द पॉजिटिव मॉड्यूलेटर ऑफ सिट्रेट सिंथेस। बात करते हैं निगेटिव मॉड्यूलेटर की। तो वो एंजाइम जो क्या करें, इसकी जो वो मॉड्यूलेटर जो इसकी एक्टिविटी को क्या करें, सप्रेस करें, उसे हम लोग नाम देते हैं निगेटिव मॉड्यूलेटर। तो एटीपी का हाई लेवल, एनएडीएच का हाई लेवल, सिट्रेट, सक्सिनाइल कोएंजाइम में टोटल कितने हो गए, 4। एटीपी, एनएडीएच, सिट्रेट, सक्सिनाइल कोएंजाइम में। सिट्रेट का मतलब क्या हुआ कि एसिटाइल कोएंजाइम ए प्लस ऑक्सैलो एस्टेट, इनको सिट्रेट सिंथेस एंजाइम यूज करके क्या बना रहा है, सिट्रेट। सिट्रेट जब आगे पाथवे में जाएगा तो यहाँ इसका लेवल घटेगा, ये आगे पाथवे में जा नहीं पा रहा है यानी कि इसका लेवल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, क्योंकि इसके सारे आगे के सारे इंटरमीडिएट जो है वो साइकिल में पहले से इन्वॉल्व हो चुके हैं। तो सिट्रेट का हाई लेवल जो है वो शो करता है कि एनर्जी स्टेटस क्या है, ज्यादा है। उसी तरह से सक्सिनाइल कोएंजाइम का हाई लेवल ये शो करता है कि एनर्जी स्टेटस कैसा है, ज्यादा है। तो एटीपी, एनएडीएच, सिट्रेट, सक्सिनाइल कोएंजाइम में ये चारों मिलकर के सिट्रेट सिंथेस को इनहिबिट करा देते हैं। तो इस तरह से शो होता है कि जो इसके सिट्रेट सिंथेस के जो पॉजिटिव मॉड्यूलेटर हैं वो एएमपी और एनएडीएच है, और जो इसको सप्रेस कराने वाले हैं वो हमारा एटीपी, एनएडीएच और सिट्रेट और सक्सिनाइल कोएंजाइम ए जो है वो इसके निगेटिव मॉड्यूलेटर है। दूसरा एंजाइम है हमारा आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज। एडीपी एक्टिवेट आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज। जो एडीपी होता है ये आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज का पॉजिटिव मॉड्यूलेटर है। वहीं पर क्या है कि जो एनएडीएच है, एनएडीएच सप्रेस द एक्टिविटी ऑफ आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज। एनएडीएच जो है वो इसके लिए क्या है, निगेटिव मॉड्यूलेटर है, और एडीपी जो है वो क्या है, पॉजिटिव मॉड्यूलेटर है। तो आइसोसिट्रेट के दो हैं, एक पॉजिटिव मॉड्यूलेटर और एक नेगेटिव मॉड्यूलेटर। पॉजिटिव मॉड्यूलेटर है एडीपी और नेगेटिव मॉड्यूलेटर है एनएडीएच। अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट इनहिबिशन की। तो सिट्रेट एंड सक्सिनाइल कोएंजाइम में आर द ओनली इंटरमीडिएट ऑफ द टीसीए साइकिल दैट इनहिबिट द एक्टिविटी ऑफ इट्स ऑन एंजाइम एंड कंडीशन कॉल्ड प्रोडक्ट इनहिबिशन। देखो एंजाइम है हमारा सिट्रेट सिंथेस,
ऑक्सैलो एसीटेट और एस्टाइल कोएंजाइम को यूज करेगा एज ए सबस्ट्रेट और कन्वर्ट कर देगा प्रोडक्ट। प्रोडक्ट है हमारा सिट्रेट। सिट्रेट जो बन रहा है, जो बनने वाला सिट्रेट है, यही क्या करे, इस एंजाइम की एक्टिविटी को सप्रेस करा दे। तो इस कंडीशन को हम लोग नाम देते हैं प्रोडक्ट इनहिबिशन। तो टीसीएस साइकिल के दो एंजाइम है, एक है हमारा ये सिट्रेट सिंथेस और दूसरा है हमारा अल्फा कीटो ग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज। ये जाते हैं हमारे किसमें, प्रोडक्ट इनहिबिशन में। अल्फा कीटो ग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स का जो प्रोडक्ट होता है वो है सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। सक्सिनाइल कोएंजाइम ए अपने ही एंजाइम यानी कि अल्फा कीटो ग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज को सप्रेस कर देता है या फिर बोलें कि इनहिबिट कर देता है। तो ये हो गया हमारा प्रोडक्ट इनहिबिशन। बात करते हैं फीडबैक इनहिबिशन की। तो सक्सिनाइल कोएंजाइम ए और NADH ये इनहिबिट करते हैं अल्फा कीटो ग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज को, और कैल्शियम जो है वो एक्टिवेटर होता है अल्फा कीटो ग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स का। तो कैल्शियम जो है वो पॉजिटिव मॉड्यूलेटर है और सक्सिनाइल कोएंजाइम है, और NADH जो है वो इसके निगेटिव मॉड्यूलेटर है। वहीं अगर हम बात करें आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज की, तो ATP जो है वो इसका निगेटिव मॉड्यूलेटर है, और कैल्शियम और ADP जो है वो इसका पॉजिटिव मॉड्यूलेटर है। बात करें हम सिट्रेट सिंथेज की, तो NADH, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, सिट्रेट और ATP ये इसके निगेटिव मॉड्यूलेटर होते हैं, और ADP जो होता है वो इसका पॉजिटिव मॉड्यूलेटर होता है। पायरुवेट और एस्टाइल कोएंजाइम ए के बीच का जो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स है, इसको हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो उसका जो एक्टिवेटर है वो AMP कोएंजाइम है, NAD+ एंड कैल्शियम है, और जो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स का इनहिबिटर जो है वो है ATP एस्टाइल कोएंजाइम है, NADH एंड फैटी एसिड। तो इस तरह से हमने पढ़ लिया है कि कौन कौन से एंजाइम जो है वो किस तरह से वो इनहिबिट किए जाते हैं बाय प्रोडक्ट इनहिबिशन और बाय सबस्ट्रेट इनहिबिशन, ठीक है, या प्रोडक्ट इनहिबिशन या बोले फीडबैक इनहिबिशन। तो सक्सिनाइल कोएंजाइम में इन्वॉल्व इन फीडबैक इनहिबिशन एंड इनहिबिट एक्टिविटी ऑफ सिट्रेट सिंथेज। अब देखो फीडबैक इनहिबिशन का एक एग्जांपल ये है कि जो सक्सिनाइल कोएंजाइम ए है, यानी कि ये जो बन रहा है प्रोडक्ट, ये क्या करता है कि जो इसका पहला एंजाइम है सिट्रेट सिंथेज, इसकी एक्टिविटी को इनहिबिट कर देता है। यानी कि फीडबैक इनहिबिशन का एग्जांपल कौन है, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, और प्रोडक्ट इनहिबिशन का है सक्सिनाइल कोएंजाइम ए और दूसरा सिट्रेट। तो इस तरह से हमने प्रोडक्ट इनहिबिशन और हमने देख लिया क्या, फीडबैक इनहिबिशन। अब जरा हम बात करते हैं कुछ और इनहिबिटर हैं। तो सेवरल एजेंट सेलेक्टिवली ब्लॉक द TCA साइकिल बाय इनहिबिटिंग द कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ द टारगेट एंजाइम। एक तरफ दिया गया है कि हमारा एजेंट कौन सा है और दूसरी तरफ दिया गया हमारा टारगेट एंजाइम क्या है। तो फ्लोरो एसिडेट जो है वो एकोनिटेज का इनहिबिटर होता है, आर्सिनेट जो होता है वो अल्फा कीटो ग्लूटारेट को इनहिबिट करता है, और जो मेलोनेट है ये हमारा सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज का इनहिबिटर होता है। तो ये कुछ इनहिबिटर और है जिन्हें हमें याद रखना होगा। अब बात की जाए कि एरोबिक कंडीशन में वाया ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस जब हम रन कराते हैं, जैसे मान लो ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज से हमने बना लिया पायरुवेट, पायरुवेट से हमने बना लिया एस्टाइल कोएंजाइम, ठीक है। अब एस्टाइल कोएंजाइम में जो है वो हमारा चला जाएगा किसमें, TCA में। तो अब ये कहा जाए कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से हम कितने ATP बना रहे हैं फाइनली, तो उसका यहाँ पर डिस्कशन दिया गया है। तो जब हमने ग्लाइकोलिसिस डिस्कस किया था तो हमने वहां पर ये डिस्कस किया था कि जो नेट गेन होता है ATP का वो हमें 2 ATP का होता है, और 2 हमें क्या मिलते हैं, NADH मिलते हैं। तो उससे पहले हमें क्या होता है कि प्रिपरेटरी फेज जो होती है, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाना और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट बनाना, इसमें हमें 2 ATP खर्च करना पड़ता है। तो एक ATP यहाँ खर्च हुआ, एक ATP यहाँ खर्च हुआ, तो ये ATP माइनस कर दिए जाते हैं 2। उसके बाद वाले जो स्टेप है उसमें क्या होता है कि जो ग्लूकोज था 6 कार्बन का, इसको हम लोग 2 कार्बन कंपाउंड में ब्रेक कर देते थे, एक 3 कार्बन का दूसरा 3 कार्बन का, एक ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज, दूसरा DHAP। ये इंटर कन्वर्जिबल होते थे। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को हम लोग कन्वर्ट करा लेते थे, डाईहाइड्रोक्सी एस्टोन फॉस्फेट को हम कन्वर्ट कर लेते थे ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में, और ये एंजाइम जो यहाँ पर वर्क होता है उसका नाम था TPI। तो जब ये रिएक्शन हमने देखो क्या किया, तो इस तरह से फाइनली हमें 2 ग्लिसरॉल्डिहाइड फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज मिले। इसको जब हम कन्वर्ट कराएंगे 1,3 बाई फॉस्फोग्लिसरेट में, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 2 NADH मिल जाएंगे। तो वो 2 NADH हमें देखो ये मिल गया।
ठीक है, तो अभी हमने 2 एटीपी कंज्यूम करा दिया, अभी हमें कोई भी एटीपी नहीं मिला है, 2 एनएडीएच मिले हैं, तो ये 2 एनएडीएच मिल गए। उसके बाद अगले स्टेप में क्या होगा, 1,3 बाई फॉस्फेट से हम लोग 3 बाई 2 मतलब 2 मॉलिक्यूल किसके बनाएंगे, 3 फॉस्फोग्लिसरेट के, तो हमें यहाँ पर 2 एटीपी मिलेगा। तो यहाँ पे हमें फायदा हुआ कितने एटीपी का, 2 एटीपी का। उसके बाद जब हम फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से पायरुवेट बनाएंगे तो ये रिएक्शन 2 बार रन होती है। फॉस्फोइनॉल पायरुवेट के 2 मॉलिक्यूल है और पायरुवेट को भी कितने मॉलिक्यूल है, 2, तो ये 2 बार रन होगी, तो यहाँ पर हमें फिर से कितना फायदा होगा, 2 एटीपी का। तो ये 2 एटीपी का फायदा, यहाँ पे नुकसान हुआ था, यहाँ पे फायदा हुआ, तो ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो हमें 2 एटीपी का फायदा हुआ और 2 हमें क्या मिले, एनएडीएच मिले। उसके बाद क्या है कि जब पायरुवेट से हमने एसिटाइल को एंजाइम में बनाया तो 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल पीडीएच एंजाइम की हेल्प से एसिटाइल को एंजाइम में कन्वर्ट कराएंगे, तो हमें मिला क्या, 2 एनएडीएच मिले। कितने एनएडीएच मिले, 2 एनएडीएच मिले। उसके बाद हमने क्या किया, एसिटाइल को एंजाइम को हम टीसीए साइकिल में ले गए। जब हम टीसीए साइकिल में ले जाएंगे तो वहां पर हमें क्या होगा कि आइसोसेट्रेट अभी जो हम पढ़कर आए तो वहां पर हमें 2 एनएडीएच मिल रहे हैं। 2 आइसोसेट्रेट जब हम भेजेंगे तो हमें 2 एनएडीएच मिलेंगे। एक एसिटाइल को एंजाइम में जाएगा तो 1 एनएडीएच मिलेगा। तो यहाँ पर हमने 2 4 और 2 एटीपी और 2 एफएडीएच2 और 2 एनएडीएच, यानी कि हमें टोटल 3 एनएडीएच और 1 एफएडीएच2 मिल रहा था ना। तो जब ये मिल रहा था हमको एक एसिटाइल को एंजाइम में से, तो यानी कि अब हमने 2 भेजा है तो हम इसको दुगना कर देंगे, तो हमें 6 एनएडीएच और 2 एफएडीएच2 और 2 जीटीपी या एटीपी हमें मिले टीसीए साइकिल से, जब हमने 2 एसिटाइल को एंजाइम को भेजा इसमें। अब देखो एक कंडीशन ये है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, जो साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस चल रही थी, जब हम वो एनएडीएच है वो साइटोप्लाज्म में है, लेकिन ईटीएस जो है होता है वो हमारा होता है माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में। साइटोप्लाज्म से हमें एनएडीएच को माइटोकॉन्ड्रिया में ले जाना होगा, तो इसको हम लोग ले जाते हैं शटल सिस्टम के थ्रू। ये हमने पहले लेक्चर में डिस्कस कर रखा है, उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो जो एनएडीएच को हम साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया में ले जा रहे हैं वो ले जाते हैं शटल सिस्टम से। तो उसमें भी कंडीशन है कि वो शटल सिस्टम अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रेजेंट होता है। ब्रेन में हमारा ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट होता है और बाकी के बॉडी सेल्स में मैलेट एस्पार्टेट। अगर हम मैलेट एस्पार्टेट शटल सिस्टम से ले जाएंगे सेल उसको एनएडीएच को, तो हमें यानी कि एक उससे एनएडीएच से हमें 2.5 एटीपी का फायदा होता है। तो यानी कि 2 एनएडीएच टोटल कितना फायदा होगा, 5 एटीपी का। और वही ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट से ले जाएंगे तो हमें 1.5 का होता है, यानी कि 2 है तो हमें कितने का होगा, 3। तो वो डिपेंड करेगा कि कब 3 होगा कब 5 होगा, इस कंडीशन पर कि वो किस शटल सिस्टम से माइटोकॉन्ड्रिया में जा रहा है। जब हम इसको टोटल कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास 30 या फिर 32 एटीपी का कैलकुलेशन आएगी। अगर हम मैलेट एस्पार्टेट यानी कि 5 एटीपी यहाँ पर काउंट करेंगे, 2 एनएडीएच से, 1 एनएडीएच से अगर 2.5 करेंगे तो 5 का, और अगर 1.5 का करेंगे तो हमें 3 का। तो इस तरह से ये वेरी करता है कि वो सेल कौन सा है। तो वो यहाँ पर दिया गया, दिस इज कैलकुलेटेड एज 2.5 एटीपी एज पर एनएडीएच एंड 1.5 एटीपी पर एफएडीएच2, ए नेगेटिव वैल्यू इंडिकेटेड कंजप्शन। जो यहाँ पे नेगेटिव का साइन है ये दिखा रहा है कि ये हमने कंज्यूम किया है। दिस नंबर इज आइदर 3 और 5 डिपेंडिंग ऑन द मैकेनिज्म यूज्ड टू सेटल एनएडीएच इक्विवेलेंट फ्रॉम द साइटोसॉल टू द माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स। ये डिपेंड करेगा कि कब हमें 3 का फायदा होगा, कब 5 का, वो किस सटल सिस्टम से हम ले जाएंगे। सटल सिस्टम हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया, वहां पर जाकर के आप चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से आज के पूरे लेक्चर में हमने देखा कि किस तरह से एसिटाइल को एंजाइम को हम टीसीए साइकिल में भेजेंगे और किस तरह से हमें एनएडीएच का फायदा होगा, एफएडीएच2 का फायदा होगा, और हमें एक जीटीपी या एटीपी प्रोड्यूस कराएंगे और इन फॉर्म ऑफ CO2 हम कार्बन को रिलीज कर देंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अगर समझ में आई हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। और जो अगर आपके फ्रेंड्स हैं जो भी इसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनको भी इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं। अगर इस पूरे लेक्चर में या इससे पहले के जो प्रीवियस लेक्चर उनमें अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और आपकी जो भी क्वेरीज है आप वहां पर आकर के उसको मेरे साथ में डिस्कस कर सकते हैं। धन्यवाद।